नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं से स्वच्छ दूध उत्पादन करके ले अधिक लाभ। आलू की मिश्रित खेती करके कमाएं अधिक मुनाफा। अपने राज्य में किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय करके अच्छी आय कमाते हैं, क्योंकि पशुपालकों को इनके दूध से रोजाना आय मिलती है। लेकिन पशुपालक इन पशुओं का दूध निकालते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे दूध जल्दी खराब हो जाता है और पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप स्वच्छ दूध प्राप्ति के लिए कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह। हमारा जो मुख्य विषय आज है ये है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे किया जाए। देखिए, दुग्ध एक ऐसा पदार्थ है, वो जैसे ही हम गाय या भैंस से निकालते हैं वैसे ही उसमें बहुत सारे संक्रमण की संभावना बन जाती है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जिस पशु से हम दूध निकाल रहे हैं वो खुद एक संक्रमण का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर वो बीमार पशु है तो वहाँ से भी संक्रमण हमारे दूध में आएगा। इसके अलावा जैसे अगर थन साफ नहीं है, दूषित है, वहाँ गोबर लगा है, मूत्र लगा है, तो उससे क्या होगा, या मिट्टी लगी है, उससे क्या होगा कि वो गोबर मूत्र या मिट्टी जो थन पे लगे हुए हैं उनसे भी संक्रमण आने की पूरी संभावना है। फिर जो दूधिया है, जो दूध निकाल रहा है, अगर उसका हाथ साफ नहीं है, उसने हाथ साफ नहीं किया है दूध निकालने से पहले, अच्छे से नाखून वगैरह काटे नहीं हैं, तो भी संक्रमण की पूरी संभावना बनती है। फिर इसके अलावा जो बर्तन है, जिस बर्तन में दूध निकाला जा रहा है, उस बर्तन का साफ या स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। गंदे बर्तन में अगर हम दूध निकालेंगे तो कैसा भी दूध हो वो संक्रमित हो जाएगा। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। यहाँ एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे टीबी है या टाइफाइड है या इस तरह की और भी बीमारियाँ हैं जिनसे पशु कई बार जो है संक्रमित रहता है। तो संक्रमित पशु से हमको दूध जो है निकाल करके इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, और हमेशा हम ये ध्यान रखें कि एक स्वस्थ पशु से ही हम दूध जो है इस्तेमाल में लें। किसी भी संक्रमित पशु को हमें अलग कर देना चाहिए, और उसका जब तक हम अच्छे से उसका ट्रीटमेंट ना कर लें, वो स्वस्थ ना हो जाए, तब तक हमें उससे दूध नहीं लेना चाहिए। अब आइए हम समझें कि स्वच्छ दूध उत्पादन में सिलसिलेवार हमें करना क्या चाहिए। तो हमें सबसे पहले बाड़े की सफाई करनी चाहिए दुहान के पहले, ताकि बाड़ा या उसके आसपास का जो वातावरण है वो दूषित ना रहे, साफ सुथरा रहे। फिर जानवर क्या है कि हम कई बार देखते हैं पूंछ इधर उधर भटकता रहता है या फिर और दूसरी एक्टिविटी करता रहता है, तो उसमें फिर हमें पूंछ वगैरह बांध के या पूंछ वगैरह साफ उसकी रखनी चाहिए। नहीं तो जानवर से कई बार जैसे बाल वगैरह भी झड़ते हैं, तो एक बार जानवर को आप साफ कर लें, अच्छे से धुलाई कर लें, उसके बाद आप दूध दुहने बैठें, ताकि उसमें गोबर ना गिरे, बाल ना गिरे, ये सब चीज़ें उसमें गिरने ना पाए। चाहिए जिस पशु से हम दूध लेने जा रहे हैं, स्पेशली उसका जो थन है, थन खूब अच्छे से साफ करें, और थन के आसपास का एरिया जो है खूब अच्छे से उसको आप साफ कर लें। फिर दूधिया जो है प्रयास करे कि वो मास्क वगैरह भी बांध के रखे, क्योंकि खांसेगा, छींकेगा तो उससे दूध भी हमारा जो है वहाँ पर संक्रमित हो जाएगा। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें, ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दुहना चाहिए। हमें ये ज़रूरत है कि जो दूधिया है या जो संपर्क में आ रहा है व्यक्ति उस दूध के, तो उसको एक बार स्क्रीनिंग करके हमें काम में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो खुद एक बीमारी कैरी कर रहा है
और उस बीमारी को वो जानवरों को भी देगा और उस बीमारी को वो दूध में भी ले आएगा, क्योंकि खांसेगा, छींकेगा या दूसरी एक्टिविटी करेगा या हाथ साफ नहीं रखेगा। तो इससे क्या है, जैसे बहुत सारे बीमारी हैं, टीबी है, साल्मोनेला है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूध में आएंगी, दूध को संक्रमित करेंगी और इससे जो है सुरक्षित दूध का उत्पादन जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो बर्तन है, बर्तन को खूब अच्छे से साबुन से या दूसरे चीज़ों से उसको साफ करना चाहिए, साफ करके और सूखा करना चाहिए। गीले बर्तन में दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो पानी उसमें रह जाता है वो अपने आप में संक्रमण का कारण बनेगा। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही हमको लगता है कि हमने स्वच्छ दूध जो है जानवर से ले लिया है, तो अब उसको हमें अच्छे से रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि उसको तुरंत हमें टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे उसको रखा जाए, चिलिंग टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। तो 8 डिग्री के नीचे तुरंत हमको उसको चिल करना पड़ता है। चिलिंग टेम्परेचर जो 4 डिग्री या उसके आसपास जो रहता है, 4+-1 जो टेम्परेचर है, उसको सबसे उपयुक्त माना गया है दूध को रखने के लिए। इसीलिए हम देखेंगे कि जहाँ पर दूध का उत्पादन अच्छा है वहाँ लोग BMC बल्क मिल्क कूलर जो है उसकी व्यवस्था रखते हैं। फिर अगर दूध हम स्वस्थ पशु से भी लें तो कच्चा दूध इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए और दूध को हमें कैसे पास्चराइज करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो स्वच्छ व सुरक्षित दूध का उत्पादन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, रबी के मौसम में मुख्य फसलों के साथ साथ सह फसलों को लेने से किसानों को उनकी भूमि में न केवल कुल उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है, इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों में नुकसान के कम होने की भी संभावना बढ़ जाती है और कृषि लागत में भी कमी लाई जा सकती है। भूमि में उपलब्ध तत्वों व सूर्य की रोशनी का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है, इसलिए सह फसली खेती का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना उचित होगा। तो हमारे यहाँ आलू मुख्य फसल है, इसीलिए आलू के साथ या आलू की मिश्रित खेती ज़रूरी होती है, क्योंकि हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। तो अभी जो समय है आलू की बुआई का जो मुख्य समय होता है, हम लोग ये जान लें कि आलू की बुआई का जो मुख्य समय होता है वो हथिया नक्षत्र से लेके और दीपावली तक ये शुद्ध माना जाता है। ये एप्रोप्रिएट टाइम होता है आलू की बुआई का, और थोड़ा सा लेट कर सकते हैं तो हम लोग 10 दिन और बढ़ सकते हैं, परंतु उसका उपज पर प्रभाव पड़ता है। सहफसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होना चाहिए, एक फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए, दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग हो, सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी हो, सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए, सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो, 2 फसलों में एक फसल दलहनी हो। आलू के साथ उगाई जाने वाली सहफसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मक्का, गन्ना, मूली, प्याज और सरसों आदि की खेती सफलता पूर्वक की जा सकती है। इसके लिए खेत में आलू की बुआई कतारों में करते हैं और बुआई की दूरी फसलों की किस्मों के अनुसार रखते हैं। आलू की मिश्रित खेती के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे यहाँ मुख्य फसल है ईख, तो ईख जो होता है जिसको गन्ना बोलते हैं, गन्ना में भी हम मिश्रित खेती आलू की कर सकते हैं। गन्ना 1 साल की मुख्य फसल होती है और आलू जो होती है 80 से लेके 120 दिन की फसल होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंतर्वर्ती खेती करते हैं या मिश्रित खेती करते हैं, अगर उस मिश्रित खेती के लिए अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो हम ये ध्यान दे लेंगे कि जो लाइन से लाइन की दूरी होती है हमारी 1 मीटर होती है गन्ने की, और 120 सेंटीमीटर भी रखते हैं। तो अगर हम मिश्रित खेती करते हैं तो हम ये बता देना चाहते हैं कि 2 लाइनों के बीच में 2 लाइन आलू की रखेंगे। आलू की जो रखेंगे वो 40 से 60 सेंटीमीटर रखेंगे। 40 से 60 सेंटीमीटर में दोनों लाइनें हमारी आ जाएंगी। चाहे तो हम प्लेन में भी ले सकते हैं और चाहे तो हम मेड़ बना कर भी ले सकते हैं। एक तो ये हो गया।
दूसरा होता है हम आलू के साथ मक्का ले सकते हैं। जैसे वो कैसे कर देते हैं, तो 2 रो है अगर हमारे पास मक्का की, तो उसी 2 रो में हम क्या करेंगे, उस 2 रो मक्का के बीच में आलू घुसा देंगे, फिर 2 रो के बीच में आलू घुसा देंगे, फिर 2 रो आलू की 2 है, उसके बाद मक्का की, फिर 2 मक्का के बीच में 1 आलू। तो उससे क्या होगा कि दोनों फसलें अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेंगी और उनका अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। आलू की सहफसली खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इनका उर्वरक प्रबंधन ली गई फसल के अनुसार करना चाहिए। आलू की फसल के लिए दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा का प्रयोग बोए गए आलू की कतारों में करें और साथ में बोई गई फसल में पोषक तत्व पूर्ति के लिए उसके उर्वरकों को उसी की कतार में दें। पोषक तत्व प्रबंधन भी बहुत मेन रोल अदा करता है। पोषक तत्व प्रबंधन में जैसे अब हम बात कर रहे हैं, हम आलू की ही बात करते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये मुख्य 3 पोषक तत्व होते हैं और इन 3 पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, 150 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से लगता है, 90 किलोग्राम फास्फोरस लगता है और 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटास का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमारा आलू के लिए हो गया। अब इसके लिए अंतर्वर्ती खेती के रूप में हम जाते हैं, जैसे अब गन्ने के साथ करते हैं। गन्ने भी हैवी फीडर होती है और आलू भी हैवी फीडर होता है। तो इन दोनों का हैवी फीडर होने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आलू है तो आलू का ये ध्यान देंगे कि जैसे फास्फोरस और पोटास है और नाइट्रोजन है, ये तीनों पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं। तो हमारी जो बुआई करते हैं, बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे देते हैं। जब हम बुआई करेंगे तो उस समय देते हैं फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा। और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है, एक तो जब हम आलू की चढ़ाई करते हैं, आलू की चढ़ाई करने के बाद देते हैं, वो एक स्प्लिट हो गया उसका आधी डोज, और उसके 20 दिन बाद एक और हम कर देते हैं, तो हमारा 2 स्प्लिट डोज हो जाता है। तो नाइट्रोजन का 2 स्प्लिट डोज और उसकी जो आधी मात्रा बचती है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम बुआई के समय देते हैं। उर्वरकों का प्रयोग सही तरीके से करती रही हैं। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। आमतौर पर इस मौसम में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। वैसे तो मिश्रित फसल में पौधों की सघनता की वजह से खरपतवार कम उगते हैं, लेकिन कभी कभी खेतों में खरपतवारों की अधिकता हो जाती है। ऐसे में आवश्यकता अनुसार समय समय पर निदाई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। और दूसरी चीज़ हम कहना चाहते हैं, जैसे हमारे किसान हैं, तो जैसे अब आलू लगा दिए, तो आलू लगाने के साथ साथ वो भी फसलें लगाते हैं जिनको जल्दी ज़रूरत होती है। जैसे कुछ फसलें ऐसी हैं जो आलू के साथ साथ अंतर्वर्ती खेती के रूप में ले लेते हैं। वैज्ञानिक तरीके से लेना चाहें तो उनका उत्पादन भी मिल जाएगा, और वैसे भी जैसे कुछ जैसे फूल गोभी है, फूल गोभी लगा लेते हैं लोग, मूली है, मूली को भी लगा देते हैं। मटर जो खाने वाली होती है, सब्जी वाली होती है, उसको भी लगाकर हमारे किसान भाई अंतर्वर्ती और मिश्रित खेती का उपयोग कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा उत्तर पूर्व और पूर्व दिशाओं से चलने की संभावना है और हवा की गति लगभग 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में पेनिकल माइट का प्रकोप होने पर बाली में पौधे व बदरंग दाने व तने पर भूरापन देखकर पहचान किया जा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन 0.5 मिलीलीटर या प्रोपिकोनाजोल 2 मिलीलीटर और प्रोफेनोफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पर तुड़ाई का कार्य करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शीत ऋतु में
सब्जियां जैसे फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी की बुआई शुरू करें। गभार भूमि में उतेरा के लिए उपयुक्त फसल जैसे अलसी, तिवरा और मटर का चुनाव करके बीज की व्यवस्था करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपणी लगाने की तैयारी करें। जिन कृषकों के पास केला और पपीता का पौधा तैयार है उसे मुख्य खेत में लगाएं। अपने मवेशियों को खुरहा चपका बीमारी का टीका लगवाएं। गाजर घास पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पशुओं को इसे खाने से बचाएं। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। सिंचित क्षेत्रों में पशुओं को खिलाने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बरसीम चारा लगाने की तैयारी करें। सितंबर माह में बकरियों, भेड़ों को एंट्रोटॉक्सिमिया नामक बीमारी का टीका अवश्य लगाएं। बढ़ते मेमनों को 6 से 10 सप्ताह की उम्र में इस बीमारी का टीका लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बनहरा, जिला जबलपुर के कृषक भागीरथ चौरसिया ने। ये पान की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भागीरथ चौरसिया जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जो ये फफूंद जनित बीमारियों और कीटों का जो है सो प्रकोप जो है सो देखा जाता है। अधिकतर ये बरसात के समय जो है सो ज़्यादा ये कीट का प्रयोग प्रकोप देखा जाता है। इसमें जो है सो पहला जो फफूंद जनित बीमारी है वो है पौध गलन रोग जिसको कहते हैं। इसमें ये फफूंद जनित बीमारियों से होता है। पत्तियों पर जो है भूरे रंग के जो है धब्बे बन जाते हैं। तना गलन रोग ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों की जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पान की फसल में ग्रीवा गलन या गंदली रोग का प्रकोप होता है। ये भी फफूंदी जनित रोग है। इसके प्रकोप से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल तेजी से सूखने लगती है। ये रोग जनित पत्तियों को जो है सो हम लोग अगर नष्ट कर दे तो इस रोग से जो है बहुत हद तक जो है सो बचाव किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो है 0.5% जो है सो बॉर्डेक्स मिक्सचर का जो है स्प्रे कर सकते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए जो है सो जहाँ किसान भाई पान लगाए हुए हैं वहाँ जो है सो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और इसके रोकथाम के लिए जो है सो सॉइल में बॉर्डेक्स मिक्सचर का जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक रोग है पुर्निल आसित रोग। ये भी फफूंद जनित रोग है। ये छोटे सफ़ेद धब्बे के रूप में जो है सो पत्तियों पे दिखता है। इसके उपचार के लिए जो है हम लोग गंधक का जो है सो प्रयोग कर सकते हैं। और एक रोग है कि पर्णचित्ती रोग देखा गया है, उसमें वो भी फफूंद जनित रोग है। इसके लिए जो है सो छोटे जो है काले धब्बे के रूप में जो है सो ये दिखता है पत्तियों पे। इसके उपचार के लिए जो है बेविस्टिन जो है हम लोग 2 ग्राम जो है सो प्रति लीटर पानी में घोल बना के जो है स्प्रे कर सकते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए बरीजों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बरीजों में से रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दे। साथ ही बोड्रो मिश्रण में भूमि संशोधन करें। फसल पर रोग लक्षण दिखने पर 0.5% बोड्रो मिश्रण का घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग की उग्रता अधिक होने पर फसल पर डाइथेन M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसके अलावा जो पान के फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखा गया है। इसमें फिर मीली बग लगता है। पत्तियों पे जो है सो व्हाइट कलर का जो है सो
किट दिखेगा। पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, जो सफेद चूर्णी आवरण से ढका होता है। यह कीट समूह में होता है और पान के पत्तों और पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंच जाते हैं। इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप वर्षा काल में होता है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट भी पान की पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रकोप से पान बेल का विकास रुक जाता है और पत्ते हरी माहीन होकर बेकार हो जाते हैं। बीटल बाइंड बग, ये कीट जून से अक्टूबर माह के मध्य दिखाई देता है। ये कीट पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छिद्र बनाता है। ये पान की शिराओं के बीच के उत्तकों को खा जाता है, जिससे पत्तों में कुतलन या सिकुड़न आती है और अंत में बेल सूख जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए। रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होने की दशा में मैलाथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा 0.02% रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव पत्तों पर करें। इसके लिए जो है सो हम लोग मालाथियन डस्ट का जो है सो पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो पान जहाँ लगाते हैं वहाँ जो है जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और बार बार अपने जो है सो पान जहाँ लगाए हुए वहाँ पे बार बार जाके जो देखते रहें। किसी प्रकार का रोग और कीट अगर दिखे तो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।